गुड इवनिंग सभी को। जो भी स्टूडेंट लाइव में अभी ज्वाइन नहीं हुए वो एक बार लाइव में ज्वाइन हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपन एक नए टॉपिक और नए बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो चाहे बीएससी में हो या बीएससी बीएड में हो, तो उनके लिए आपका जो पेपर नंबर 3 है वो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हो सकता है बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़े होंगे, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट होंगे। तो जो भी सबसे पहले तो जो स्टूडेंट आज फर्स्ट बार जुड़े हैं या जो नए जुड़ने वाले हैं जो आज केवल डेमो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उन सभी का बीसीएस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अपनी जो क्लास है वो प्रॉपर एक बीएससी और बीएससी बीएड का जो सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर अपनी क्लास उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और अपन जो बुक का सिलेबस लेके चलेंगे वही सिलेबस लेके चलेंगे जो अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो ऑलमोस्ट मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इन सभी का सिलेबस एक जैसा है। तो अपन इसमें से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, वो चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी का हो। तो आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया पेपर है। तो सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट जुड़े उनको मैं आप मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम है दिलीप खंडेलवाल और मैं 7 से 8 साल हो गए मुझे बीएससी और बीएससी बीएड वालों को पढ़ाते हुए। जैसे बीएससी बीएड तो बाद में स्टार्ट हुआ था, बट बीएससी को मैं काफी पहले से पढ़ा रहा हूँ। तो 7 से 8 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो भी अपन पढ़ेंगे वो बिल्कुल एक प्रॉपर एक ऑफलाइन क्लास की तरह एक नोट्स लिखते हुए पढ़ेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। और इतने भी मेरी गारंटी रहती है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आप नोट्स में लिखोगे, वो आपका जो भी एग्जाम में पेपर आएगा वो एग्जाम का पेपर आपका उस नोट से बाहर नहीं जाएगा। या फिर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी पेपर पढ़ाऊंगा, वो पेपर आपका कभी भी उस एग्जाम का पेपर है वो कभी भी आपके नोट से या जो भी आपने पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार आप नए स्टूडेंट हो तो सारों को विश्वास रखना होगा। और जो पुराने स्टूडेंट जो मुझे जानते हैं तो उनको आप एक बार यदि कोई कॉन्टेक्ट में है तो आप पूछ सकते हो कि अपना क्या रूल्स है। और अपने पास जो शेड्यूल है वो ऐसे रहेगा कि यहाँ पे अपने पास रिकॉर्डिंग क्लास है, एक तो रिकॉर्डिंग है एक लाइव है। तो अभी जो चल रही है वो आपकी लाइव क्लास है। यही लाइव क्लास क्या होगी, रिकॉर्डिंग में सेव होगी। तो ये रिकॉर्डिंग में भी सेव रह सकती है। यदि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो उसके कुछ समय बाद वो रिकॉर्डिंग में सेव हो जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। इसके बाद अपन एक एक यूनिट वाइज चैप्टर चलाएंगे। अब जैसे ऑप्टिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप सभी को पता होगा यदि आप फर्स्ट ईयर में है, तो आपका जो पेपर नंबर 3 है वो है ऑप्टिक्स। अब पेपर नंबर 3 ऑप्टिक्स में है क्या, ऑप्टिक्स में आपके पास सब यदि कुछ नए स्टूडेंट है, देखो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अधिकतर होते हैं वो बिल्कुल एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है जो कॉलेज में फर्स्ट बार आए हैं। तो उन्होंने हो सकता है पहले कुछ पेपर पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो मैं आपको पहले पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस टाइप का आपका पेपर आता है, क्या सिलेबस रहता है, कितनी यूनिटें रहती है। तो मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो भी चाहे फिजिक्स के रिलेटेड बात करूं, मैं आपके पूरे बीएससी के फिजिक्स की बात करता हूँ। यदि मैं पूरे फिजिक्स की बात करूं तो आपके पास 3 पेपर होते हैं और आप सबको पता होगा, तीनों पेपर के नाम भी पता होंगे कि वो तीनों पेपर कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा, फर्स्ट पेपर है आपका पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। यहाँ पे है आपका पेपर नंबर सेकंड और यहाँ पे है आपका पेपर नंबर 3। ये 3 पेपर होते हैं। अब इन तीनों पेपर के नाम भी आपको पता होंगे। जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो आपका है कौन सा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलते हैं अपन, विद्युत चुंबकत्व। जो पेपर नंबर सेकंड है वो सभी को पता है कि वो मैकेनिक्स और वेव से रिलेटेड है, यानी वो जो आपका पेपर है वो है पेपर नंबर सेकंड। और जो थर्ड पेपर है वो है आपके पास ऑप्टिक्स। जो थर्ड पेपर है वो आपके पास कौन सा है, ऑप्टिक्स का है। अब मैं एक एक पेपर की बात करता हूँ। ये कौन सा है आपका, ये हिंदी में कहलाता है आपका विद्युत चुंबकत्व। कौन सा पेपर है आपका, विद्युत चुंबकत्व। जो सेकंड पेपर है वो है आपका यांत्रिकी और जो थर्ड पेपर है वो है आपका प्रकाशिकी। वैसे तो देखो जो यदि बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट है उसमें तो अपन ये सारे पेपर पढ़ेंगे, और कोई बीएससी का स्टूडेंट है उनके लिए अभी फिलहाल तो ऑप्टिक्स ही चलेगा। और क्योंकि उनके एग्जाम नजदीक है तो उनका एग्जाम पहले हो जाएगा बीएससी का, और बीएड का लेट होगा, तो उसमें अपन तीनों बुक कवर कर सकते हैं। ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से पेपर कितने नंबर का आता है। तो आपके पास ये 33 का पेपर होता है, यानी 33 नंबर का पेपर होता है। ये भी आपके पास 33 का पेपर होता है, और ये भी आपके पास कितना 34 का पेपर होता है। टोटल मिला के आपके पास ऐसे जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके पास 100 मार्क्स। कितने होते हैं टोटल, यदि जो एग्जाम लगता है वो आपका कितना लगता है, 100 मार्क्स का लगता है। फिजिक्स के तीनों पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर 33 का, सेकंड 33 का और थर्ड लगेगा 34 का।
इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल की, कि 100 नंबर का तो आपके पेपर हो गए, और जो प्रैक्टिकल होता है वो कितने का होता है। तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ किसकी, प्रैक्टिकल की, तो जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लगता है वो टोटल 50 का लगता है, यानी 50 तो ये प्लस 100 पेपर के, 100 कितने पेपर के, तो टोटल आपका एग्जाम लगता है वो कितना लगता है, 150 नंबर का एग्जाम लगता है। तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट आपकी फिजिक्स भी 150 है टोटल, केमिस्ट्री भी 150 है, और मैथ भी 150 है। तो अपन यहाँ केवल फिजिक्स के पेपर की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में कौन कौन से यूनिट है, कौन कौन से टॉपिक है। ये जब तक आपने नहीं देखा इसका मतलब आपने पूरे कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, पढ़ने के लिए भी आप तैयार नहीं हो। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट शेड्यूल ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके पेपर कितने हैं, पेपर किस अकॉर्डिंग लगेगा, आपके पेपर में कितने नंबर का कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो भी एग्जाम का पैटर्न है वो अभी मैं कुछ दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बट अभी मैं एक जनरल एक पेपर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिजिक्स में 3 पेपर पढ़ते हो आप, फर्स्ट विद्युत चुंबकत्व, सेकंड यांत्रिकी मैकेनिक्स, और थर्ड होता है ऑप्टिक्स। यहाँ पे तीनों मिलाकर 100 नंबर का पेपर लगता है, और प्रैक्टिकल के साथ कितना हो जाता है अपना 150 नंबर का प्रैक्टिकल। तो टोटल मिला के जो फिजिक्स का एग्जाम लगता है वो आपका 150 का एग्जाम लगता है। कितना लगता है, 150 का। और बहुत जनों को पता होगा कि अब सब हर स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने की आशा रहती है, हर कोई सोच के आता है कॉलेज में कि यदि किसी के 12th में परसेंटेज हो सकता है कम रह गए हो, किसी के हो सकता है अच्छे रह गए हो। तो बहुत जनों का एक कंफ्यूजन रहता है, और बहुत जने कुछ और कॉन्फिडेंस में भी रह जाते हैं कि हमारे कोई 12th में यदि 80-90% है तो वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में अपना ध्यान देना कम कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे 12th में भी आ गए थे अब भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो इस बार मैंने जहां तक मैंने कॉलेज में ऑब्जर्व किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जहां तक देखा है कि जो कॉलेज में जो 12th में पीछे परसेंटेज थे, जिनके परसेंटेज 60-70 एवरेज परसेंटेज थे, वो ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। और जो टॉप करने वाले थे वो क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो पहले से टॉप चल रहा है उनको तो टॉप करना ही है, और जो पहले से एवरेज स्टूडेंट है उनको टॉप की तैयारी करके टॉप करना है। तो अब टॉप की तैयारी करोगे कैसे, जब तक आपको कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिल जाता तब तक वो भी तैयारी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा पढ़ाने वाला, आपको अच्छे से समझाने वाला, आपको अच्छे से गाइड करने वाला। तो अपन इसी के साथ यहाँ पर जो पेपर नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स। तो पहले मैं ऑप्टिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप सबको पता होगा कि ये आज अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ पढ़ेंगे भी सही अपन। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो अपना पेपर नंबर ये ऑप्टिक्स है, ये अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट करें। तो आज अपन जो भी पेपर स्टार्ट करें वो कौन सा है, ऑप्टिक्स है, और ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो अपन देखते हैं। तो आपको ये शेड्यूल समझ में आ गया होगा, पेपर कितने नंबर का लगता है, किस अकॉर्डिंग लगेगा, और प्रैक्टिकल कितने का होगा। अब अपन बात करते हैं कि फिजिक्स की तैयारी कैसे की जाती है। बहुत जनों का ये होता है कि फिजिक्स में तैयारी अच्छे से अच्छे करते हैं बट नंबर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि वो फिजिक्स को कभी लिख के प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो आपका जरूरी क्या है, फिजिक्स आप पढ़ने जा रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको लिखना जरूरी होता है। क्या होता है, लिखना जरूरी होता है। आपने यदि डेरिवेशन की प्रैक्टिस, आप जानते हो कि फिजिक्स की यहाँ पे 3 बुक है, और तीनों बुक लेंथी है। तीनों बुक के आपके यदि डेरिवेशन मिला लोगे तो कम से कम 100 के ऊपर डेरिवेशन पहुंच जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सभी डेरिवेशन आपको लिखने चाहिए। क्या करने चाहिए, लिखने चाहिए। हर डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपको लिख के करनी चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट है और जिसने फिजिक्स की प्रैक्टिस लिख के की है, उसको मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकता है। और अपने कोचिंग में जो ऑनलाइन कोचिंग अपनी चलती है, इसमें बहुत जने ऐसे स्टूडेंट भी है जो फुल में से फुल मार्क्स भी लाए हैं। जो अभी बीएससी बीएड का 3rd ईयर का रिजल्ट आया, जो 2nd ईयर का रिजल्ट आया, उसमें भी कई जनों के फुल में से फुल मार्क्स आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आए हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी आए हैं। फर्स्ट ईयर में तो क्या होता है अपने पास, अभी तो फिलहाल प्रमोट कर दिया गया था, बट अभी अपने आपके पास अभी प्रमोट होने का कोई भी आपको विचार नहीं लाना है, क्योंकि इस बार तो आपकी 100% एग्जाम लगनी ही लगनी है, और अच्छी तैयारी के साथ लगेगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो बढ़ते अपन आगे। ये सब क्यों समझ में आ गया होगा, यदि किसी को नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड ऑप्टिक्स में क्या होता है वो देखते हैं। देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑप्टिक्स के सिलेबस की, कि आपको ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है। यदि मैं एक एक यूनिट वाइज बात करूं तो आपको पता होगा आपके जो 4 यूनिट है टोटल फिजिक्स में, एक पेपर में कितनी यूनिटें होती है, 4 यूनिट होती है। यदि अपन यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो ऑप्टिक्स के अंदर यदि फर्स्ट की बात करते हैं तो वो है आपके इंटरफेरेंस।
कौन सी है? इंटरफेरेंस, जिसे अपन बोलते हैं व्यतिकरण। कौन सी है? व्यतिकरण। जो आपकी यूनिट नंबर सेकेंड है वो है आपके पास डिफ्रैक्शन। कौन सी है? डिफ्रैक्शन, जिसे अपन बोलते हैं विवर्तन। और जो आपकी यूनिट नंबर थर्ड है, जो यूनिट नंबर थर्ड है वो आपके पास है पोलराइजेशन, जिसे बोलते हैं अपन ध्रुवण। और एक यूनिट फोर्थ है जो दो पार्ट में बटी हुई है, वो है आपके पास, एक तो है आपके पास लेजर, एक है होलोग्राफी, और एक है आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये जो अपन ऑप्टिक्स में चारों यूनिट कवर करेंगे उसमें आपकी ये यूनिट है। फर्स्ट तो है आपके पास इंटरफेरेंस, जिसे अपन व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपके पास विवर्तन, जिसे अपन डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। थर्ड है आपके पास पोलराइजेशन, जिसे अपन ध्रुवण कहते हैं। और यूनिट फोर्थ है आपके पास लेजर, होलोग्राफी और फाइबर ऑप्टिक्स। तो इस टाइप की ये आपके पास 4 यूनिट रहेगी इस ऑप्टिक्स वाले पेपर में। इस चारों यूनिट को अपन को कवर करना है। तो अपन ये वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, देखो ये वाला टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, व्यतिकरण क्या होता है, डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, विवर्तन क्या होता है, पोलराइजेशन पढ़ा हुआ है, ध्रुवण क्या होता है। बट ये आपने पढ़ा था केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन की टर्म में, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था। जो क्लास 12 की आपकी रे ऑप्टिक्स थी, रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो वहां पे एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट था। अब अपने पास क्या है, थोड़ा डीपली जाना है। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस में क्या प्रोसेस होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपन क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल। तो ये सब अपन इसमें करेंगे। सेम वो की वो चीजें अपन डिफ्रैक्शन में करेंगे, विवर्तन में करेंगे, कि किस तरीके से लाइट का या जो ऑप्टिक्स में रे का होता है वो कैसे डिफ्रैक्शन होता है और कैसे विवर्तन होता है, किस तरीके से वो किरण फैलती है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। सेम वही प्रोसेस अपन ध्रुवण में पढ़ेंगे। और जो यूनिट नंबर फोर्थ है वो बहुत ही अच्छी यूनिट है, जो है आपके पास लेजर, जो आजकल जो ज्यादा से ज्यादा लोग लेजर को काम में लेते हैं। होलोग्राफी, इसको हिंदी में भी होलोग्राफी बोलते हैं, इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, लेजर ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन लेजर, इसको बोलते हैं होलोग्राफी, और इसको बोलते हैं अपन प्रकाशिक तंतु। इसको बोलते हैं अपन प्रकाशिक तंतु। क्लियर? तो देखो ये वाली चीज थी, तो अपन पूरी ऑप्टिक्स में ये चीजें सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है आपके पास। तो फर्स्ट तो पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है। सेकंड पढ़ेंगे अपन डिफ्लेक्शन, विवर्तन क्या होता है। थर्ड पढ़ेंगे ध्रुवण, पोलराइजेशन क्या होता है। फोर्थ पढ़ेंगे लेजर, होलोग्राफी और फाइबर ऑप्टिक्स। इस तरीके से अपन ऑप्टिक्स को कंप्लीट लेके ये टॉपिक और ये यूनिट अपन कवर करेंगे। और ये यूनिट ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आती है। तो अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, वो है इंटरफेरेंस। क्या है आपके पास? इंटरफेरेंस। तो आपने देखा होगा जैसे कि आप आज की जो क्लास है वो अपनी एक इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स के रूप में है। तो ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन तो वैसे आप 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, बट अपने पास जो कॉलेज लेवल में आपका जो काम आने वाला है वो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे कुछ आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले इंटरफेरेंस की या व्यतिकरण की। तो सबसे पहले तो आपको जब ऑप्टिक्स नाम सुनते हो, इस बुक का नाम है प्रकाशिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रकाशिकी। और इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है आपके पास ऑप्टिक्स। तो आपको ध्यान होगा कि जो ऑप्टिक्स होता है उसका मीनिंग क्या निकलता है। तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो ऑप्टिक्स के बारे में, सबने पढ़ा है कि इस ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या निकलता है। तो यदि मैं बात करता हूँ कि ऑप्टिक्स क्या होती है, लाइट क्या होती है, तो ऑप्टिक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आता है जिसका नाम है लाइट या प्रकाश। तो सबसे पहले तो आप देखते हो कि इस प्रकाश क्या है और इसमें कौन कौन से सिद्धांत आए थे, इसमें कौन कौन से यूज हुए थे, तो वो सब आपको देखना है। तो ये आपके हर बुक में 4 यूनिट है, हर बुक में आपके पास 4 यूनिट है फिजिक्स में। तो तीनों पेपर में मिलाकर टोटल कितनी यूनिट हो जाएगी आपकी? 12 यूनिट हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ इस यूनिट के बारे में। तो देखो यदि मैं इस यूनिट के बारे में बात करता हूँ, तो यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, आपके पास ऑप्टिक्स नाम वर्ड आता है। ऑप्टिक्स वर्ड के बेस पे आपका नाम आता है सबसे पहले लाइट, की लाइट क्या होती है। क्या नाम आता है? लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। अब इसके बारे में सब कुछ प्रॉपर्टी आप जानते हो कि प्रकाश में क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या एक तरह से ऊर्जा है। प्रकाश क्या एक आपकी एक क्या है? ऊर्जा है, यानी कि अपने पास एक तरह से एनर्जी की फॉर्म है एनर्जी की फॉर्म। यदि मैं प्रकाश का सोर्स देखने जाऊं तो प्रकाश का जो ऐसा सोर्स कौन सा है जो आपके डेली यूज में यूज लेते हो,
तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है वो है आपका सन या सूर्य। तो सूर्य है वो प्रकाश का क्या सबसे अच्छा सोर्स है। तो उसमें आप काम में भी लेते हो कि यदि मैं इसके स्रोत की बात करूं या सोर्स की बात करूं, तो वो क्या है आपके पास, एक तरह से सोर्स की बात करते हैं तो वो है आपके पास सन या सूर्य। अब सोर्स में अपन जरूरी नहीं है कि सूर्य ही ले, अपन बहुत सारी लाइटें भी ले सकते हैं, बहुत सारे बल्ब भी ले सकते हैं। वो जो अपने पास बल्ब यूज लेते हो, एलईडी यूज लेते हो, तो ये सब क्या आपके प्रकाशिक सोर्स है। कोई टॉर्च यूज लेते हो, कोई लेजर यूज लेते हो, लेजर भी क्या आपका एक तरह से सोर्स है। तो ये सब किसके सोर्स होते हैं, लाइट के सोर्स होते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ कि प्रकाश होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा में गमन करता है। तो ये सब थ्योरी कंसेप्ट है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। तो प्रकाश क्या होता है, अपने पास एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब मैं कह सकता हूं कि जब क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो क्या ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं कर सकता क्या। यदि आप कहते हो कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये आपने पढ़ा है, तो क्या मैं इसका ऐसे ऑपोजिट मीनिंग निकाल सकता हूँ कि क्या प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं कर सकता, क्या वो ऐसे 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 नहीं चल सकता, चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता। बट वहां पे अपने पास कुछ थ्योरी के बेस पे क्या होता है, सिद्धांत चेंज हो जाते हैं कि सबसे पहले जो प्रकाश में सिद्धांत आया वो कौन सा था, उसके बाद सिद्धांत आया, जैसे जैसे टाइम निकलता गया अलग अलग थ्योरी डेवलप होती गई, उसके बेस पे अपने पास क्या निकले, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले, कुछ ना कुछ कंसेप्ट निकले। इसके बाद अपन ने क्या देखा, ऊर्जा हो गया, स्रोत हो गया, सीधी रेखा में गमन करता है। और मैं कहता हूं कि जो ये तरंग होती है वो कैसी होती है, एक तरह से अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसे होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब मैं कहता हूं कि अनुप्रस्थ के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या कह सकता हूं, इसमें कि इसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये किसमें, निर्वात में गमन करता है। ये किसमें गमन करता है, निर्वात में भी क्या करता है, गमन करता है। यानी एक तरह से वैक्यूम या फ्री स्पेस में भी क्या करता है, वो गमन करता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी थी। बट आपके जो ऑप्टिक्स की बुक है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी तो एक भी यूज आनी नहीं है। अपना जो यूज आएगा वो कहाँ से आएगा, जिसका नाम है, अपना टॉपिक का नाम है वेव फ्रंट। क्या नाम है अपना, वेव फ्रंट या तरंगाग्र। अपना जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो वहां से होता है। तो ये तो सब सारी चीजें हैं जो आप बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग, बेसिक ऑप्टिक्स के या रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग आप ये सब चीजें जानते हो। कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो भी जानते हो, कि जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है आपका, जो लाइट की वेलोसिटी होती है, प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये सब आप पहले से जानते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी एक पॉइंट भी नया नहीं है, सब कुछ आपने पढ़े हुए। और इसमें अपन क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये टॉपिक है, ये तो अपने पास एक प्रकाश, यदि आपका ऑप्टिक्स बुक नाम लेते हैं तो ऑप्टिक्स में अपना एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं अपन लाइट। तो लाइट के बारे में ये सब आप जानते हो। अब अपन को देखना है जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लेके चलना है, क्योंकि ये सब 12th का पार्ट है तो इसमें तो अपन को जाना नहीं है, ये एक सब बेसिक चीजें है। अब अपन बात करने हैं कि इस ऑप्टिक्स में क्या क्या हुआ और अपनी जो ऑप्टिक्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो अपनी जो सिलेबस की ऑप्टिक्स है वो देखनी कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है। तो उसके लिए कुछ थ्योरी आई थी, क्या आई थी अपने पास, कुछ थ्योरी के सिद्धांत आए थे। वो सिद्धांत कौन कौन से थे, तो वो सिद्धांत देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से सिद्धांत आए थे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यदि मैं फर्स्ट सिद्धांत की बात करूं तो मैं बात करता हूं 1675 की, सन 1675 की बात करता हूं। तो इसमें एक सिद्धांत आया था जिसे बोलते हैं अपन न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। क्या था आपके पास, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है, यदि मान लिया कि आपके पास प्रकाश है, आपने कहा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। अब ये वस्तु कैसे दिखाई देती थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि अपन ने देखा कि जब प्रकाश का संचरण का मतलब क्या है, कि जब कोई प्रकाश होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, क्या होता है, प्रकाश का संचरण होता है, कौन से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यदि आपके पास पॉइंट ए था और यहाँ पे क्या था, पॉइंट आपका बी था। यदि यहाँ पे प्रकाश है, ये आपके पास क्या है, इस तरीके से प्रकाश है, क्या है आपके पास, इस तरीके से प्रकाश है। अब ये जो आपके पास लाइट थी, ये लाइट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहां से हो रहा है, ए से बी तक हो रहा है, यानी ए से बी तक हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें ये न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत क्या कहता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि कणिकावाद का मतलब एक तरह से कुछ पार्टिकल की बात करता है। किसकी बात करता है, एक मुक्त पार्टिकल या मुक्त कण की बात करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश का संचरण होता है, क्या होता है, प्रकाश का संचरण होता है,
वो किसमें होता है, एक मुक्त कण के रूप में होता है। किसमें होता है, एक मुक्त कण के रूप में होता है। तो इसमें यदि मैं बात करूं कि जो 1675 में न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत आया, वो क्या बताता है कि जो प्रकाश का संचरण होगा, क्या होगा, प्रकाश का संचरण होगा। प्रकाश का संचरण का मतलब क्या है, प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जब प्रकाश का संचरण होगा तो वो किस में होगा, एक कण, उत्सर्जित कण के रूप में होगा। क्या होगा, उत्सर्जित कण के रूप में होगा, उत्सर्जित कण के रूप में। तो इसने थ्योरी ने क्या बताया कि जो भी प्रकाश का संचरण होगा वो क्या होगा, उत्सर्जित कण के रूप में होगा। या फिर इसने जो प्रकृति बताई, यदि मैं प्रकृति की बात करूं तो कैसी प्रकृति बताई, कणीय प्रकृति बताई। कैसी कणीय प्रकृति बताई, कणीय प्रकृति। कणीय प्रकृति का मतलब क्या है आपके पास, कि आपके पास अब जैसे कोई भी मुझे इस बेस से क्या देखनी है, कोई वस्तु देखनी है, क्या देखनी है, इस बेस से कोई मुझे वस्तु देखनी है। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि ये मेरी कोई आंख है, आप यहां से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो, और यहाँ पे ये क्या लगा है, कोई पेड़ लगा है। क्या लगा है, कोई, ये कोई पेड़ लगा है। अब आप इसको इस सिद्धांत से कैसे देखोगे, तो देखो मैंने माना कि यहां से क्या आ रहा है आपके पास, ये आपका कोई सूर्य है, ये आपका क्या है, कोई सूर्य है, और यहाँ से क्या आ रहा है, कोई प्रकाश आ रहा है। अब अपन ने देखा कि आपको क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो पेड़। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सूर्य है वो सूर्य से लाइट की या प्रकाश की किरणें इस टाइप से आती है, और ये अपन कहते हैं कि ये कैसे आती है, कण के रूप में आती है। कैसे आती है, कण के रूप में आती है। यानी ये जो रे आ रही है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। और यही कण क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से टकराने के बाद वो अपनी कहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी आंखों पर पहुंचते हैं। तो ये वाले कण कुछ इस टाइप से अपनी आंखों पर पहुंचते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कण होते हैं वो इस टाइप से अपनी आंखों पर पहुंचेंगे, तब हमें ये पेड़ क्या होगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस थ्योरी यही कहती है कि अपने पास जो जो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत है, उसमें जो प्रकाश का संचरण होता है वो एक कण के रूप में होता है। क्या होता है आपके पास, कण के रूप में होता है। अब यदि मैं नेक्स्ट थ्योरी की बात करूं तो नेक्स्ट आया था आपके पास हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या आया था आपके पास, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो इसमें देखो अलग अलग थ्योरी आई थी। अब जब कणीय सिद्धांत आया या प्रकाश का जो ये न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत आया, इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी की गई थी, जिसमें एक तो परावर्तन देखा गया। देखो इस सिद्धांत से भी अपने पास परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, बहुत सारी चीजें देखी गई थी। कौन कौन सी चीजें देखी गई थी, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब चीजें किसमें देखी गई थी, अपने पास इस सिद्धांत में देखी गई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे अपन देखते हैं कि आजकल जो दुनिया है वो काफी आगे पहुंच चुकी है, आगे से आगे कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है, नया नया विकास होता रहता है। तो इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है आपके पास 1678 में, कौन आता है, 1678 में वो आते हैं हाइगेंस। क्या आते हैं, हॉलैंड के वैज्ञानिक है हाइगेंस, हॉलैंड के वैज्ञानिक है हाइगेंस। हॉलैंड के वैज्ञानिक है हाइगेन। और हाइगेन क्या बताते हैं, हाइगेन ने एक नया सिद्धांत का नाम दिया जिसे बोलते हैं अपन हाइगेन का तरंग सिद्धांत। क्या बोलते हैं अपन, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, जब यहाँ पे 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक आते हैं हाइगेन, और उन्होंने क्या बताया प्रकाश के बारे में, वो ये बताते हैं कि जो आपकी लाइट है वो एक कण के रूप में नहीं होती, वो एक उसकी प्रकृति है वो कणीय नहीं होती, उसकी प्रकृति तरंगीय होती है। क्या होती है, तरंगीय होती है। यानी अपन देखते हैं कि ये तरंग का सिद्धांत होता है। तो ये क्या बताते हैं, इसका देखो यहाँ पे नाम था कणिकावाद का सिद्धांत, मतलब प्रकाश की प्रकृति कण के रूप में होती है, प्रकाश का संचरण कण के रूप में होता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या की, थ्योरी को चेंज कर दिया और यहाँ पे क्या बोला कि जो प्रकाश का संचरण होता है वो एक तरंग के रूप में होता है। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो प्रकाश का संचरण है, यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का संचरण होगा वो किस में के अकॉर्डिंग होगा, प्रकाश का संचरण होगा अपने पास तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तरंग के रूप में होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रकाश यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है
तो वो कुछ इस टाइप से ये तरंग बनाता है। क्या बनाता है आपके पास? कुछ वेव बनाता है। तो वो इस तरंग बनाता हुआ अपनी आंखों पर पहुंचता है, या फिर अपन को भी कुछ वस्तु देखनी होती है तो यदि किसी भी सोर्स से उस वस्तु पर क्या आती है, रे आती है, किसके रूप में? तरंग के रूप में, और वही तरंग अपनी आंखों पर पहुंचती है ताकि अपन उस वस्तु को आराम से इजीली देख सकते हैं। तो ये कहलाता आपका हॉलैंड के वैज्ञानिक आए थे हाइगेन, जिसका नाम था तरंग सिद्धांत। अब इन्होंने क्या माना, जो हाइगेन के तरंग सिद्धांत था, उन्होंने ये माना कि जो प्रकाश की प्रकृति या प्रकाश का संचरण होता है कैसा होता है? तरंगीय प्रकृति का होता है या तरंग के रूप में होता है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपने देखा कि प्रकाश क्या माध्यम में भी गमन करता है या निर्वात में गमन करता है? तो अपन ने देखा था कि जो प्रकाश है वो निर्वात में गमन करता है। क्या करता है? निर्वात में गमन करता है। बट ये मानते हैं, हाइगेन ने क्या माना था कि प्रकाश होता है वो किसी माध्यम में गमन करता है। क्या मानते हैं? कि जो प्रकाश होता है वो किसी माध्यम में गमन करता है, यानी इसके लिए वो माध्यम को कंपल्सरी मानते हैं कि जब भी प्रकाश का पारगमन होगा या प्रकाश का संचरण होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ माध्यम होगा। तो इन्होंने क्या बताया? माध्यम, इन्होंने बताया कि माध्यम तो होता है, बट अब माध्यम कौन सा होगा ये तो अपन को पता नहीं है। तो फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे यदि अपन माध्यम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? माध्यम की बात करते हैं, तो इन्होंने एक माध्यम की कल्पना की, एक इमेजिन किया। देखो वैसे रियल में तो अब आप भी जानते हो कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, न कि प्रकाश के लिए। तो मैं कहता हूं कि इन्होंने एक माध्यम की कल्पना की जिसका नाम था ईथर। क्या नाम था? ईथर माध्यम। अब ये ईथर माध्यम क्या था? ये काल्पनिक माध्यम है, यानी ये क्या है? आभासी माध्यम है या इमेजिन किया हुआ माध्यम है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ईथर माध्यम है वो क्या है? अपना एक तरह से काल्पनिक माध्यम है, यानी इमेजिन किया हुआ है। क्या होता है इसमें माध्यम में? ये क्या होता है, जो ईथर माध्यम है वो एक काल्पनिक माध्यम है, जैसे जिसे अपन फ्री स्पेस बोलते हैं। तो फ्री स्पेस में इसका नाम क्या दिया गया? ईथर माध्यम। क्या दिया गया? ईथर माध्यम। तो इस बेस पे अपन कह सकते हैं कि ये जो तरंग होती है वो किस बेस पे होती है अपने पास? ईथर माध्यम में होती है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो ईथर माध्यम होता है, ईथर माध्यम में जो कण यदि गति करते हैं तो वो कैसे होती है? बारहीन अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं अपने पास? बारहीन अवस्था में होता है, बारहीन अवस्था में, और सभी दिशाओं में गमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में गमन कर सकते हैं। क्लियर? तो अपन इस टाइप से कह सकते हैं कि ये सभी दिशाओं में कैसे गमन करते हैं। तो ये था अपने पास हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेन आए। हाइगेन ने क्या बताया? तरंग सिद्धांत बताया, यानी प्रकाश का संचरण एक तरंग के रूप में होता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ होता है। और यहाँ से इन्होंने ये भी बताया कि जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है अपने पास? एक तरह से अनुप्रस्थ होता है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी बताई इन्होंने? अनुप्रस्थ बताई है, जो सभी दिशाओं में समान वेग से चलता है। समान वेग का मतलब है कि प्रकाश की वेलोसिटी यानी लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, उसके वेग से वो क्या बढ़ता है? आगे बढ़ता है, और सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। हाइगेन ने क्या बताया कि जो प्रकाश होगा वो क्या होता है? सभी दिशा, सभी दिशा का मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रकाश, यहाँ पे कोई आपका प्रकाश का सोर्स है, वो क्या करता है? चारों ओर सभी दिशाओं में एक जैसा फैलता है। तो वो किस प्रकृति के बेस पे फैलता है? तरंग सिद्धांत। यानी तरंग सिद्धांत का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई सोर्स ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ पे मैंने कोई सोर्स ले लिया लाइट का। ये सोर्स क्या करेगा? सभी दिशाओं में प्रकाश को समान रूप से फैलाएगा, यानी ये ऐसे फैलाएगा, ये कुछ इस टाइप से फैलाएगा, यानी ये सभी दिशाओं में इस टाइप से फैलाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास कि जो भी प्रकाश है वो एक तरंग के बेस पे सभी दिशाओं में एक जैसा फैलाता है। तो इसके बेस में अपना एक नया नाम आता है जिसे बोलते हैं अपन वेव फ्रंट, जो समान कला में होता है। तो वो तो अपन कल वाली क्लास में बात करेंगे, तो आज तो अपन केवल एक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सभी संभव दिशाओं में गतिमान होता है, प्रकाश की वेलोसिटी से गतिमान होता है। और इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है अपने पास मैक्सवेल आता है। कौन आता है? मैक्सवेल आता है। और इसके बाद जो आता है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने भी यहाँ पे क्या किया? बहुत सारी चीजें बताई है। मैक्सवेल ने कुछ प्रयोग भी किए हैं यहाँ पे। क्या किया कि 1800 लगभग, यदि मैं थर्ड सन की बात करूं तो 1873 में कौन आते हैं आपके पास? क्लार्क मैक्सवेल आते हैं। क्या कौन आते हैं आपके पास? मैक्सवेल, मैक्सवेल आते हैं। और इन्होंने क्या किया? एक थ्योरेटिकल बेस पे, एक थ्योरेटिकल बेस पे इन्होंने क्या माना कि जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। कैसा होता है आपके पास? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो यहाँ पे इसकी जो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसमें ये 3 तरह के कंसेप्ट आए थे। बट जो ज्यादातर यूज में आने वाला कंसेप्ट है, एक तो ये था और एक ये था। अब इससे भी किस किस का एक्सप्लेन किया गया? जैसे अपन ने 1675 में जो कणिकावाद का सिद्धांत है, जो भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है वो सब ये पढ़ा है। परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिक्रम, विवर्तन पढ़ा है। किस बेस पे? इस बेस पे। अब अपन जो इस क्लास में पढ़ेंगे या ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे
वो क्या पढ़ेंगे, तरंग सिद्धांत को काम में लेते हुए, यानी हाइगन का एक तरंग सिद्धांत था जिसमें वेव फ्रंट बनते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है वो मैं आपको कल पूरा वेव फ्रंट का अलग से टॉपिक लेके एक्सप्लेन करूंगा कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि वेव फ्रंट और वेव फ्रंट के प्रकार क्या होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको केवल आज के लिए तो इतना ही ध्यान रखना है कि आपका सबसे पहले आया कणिकावाद का सिद्धांत। वो बताता है कि प्रकाश का संचरण एक कण एक जगह से दूसरी जगह पर एक कण के रूप में होता है। और यहाँ पे किस किस की व्याख्या की गई, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, और इन सभी को भी इसके बेस पे भी क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो कणीय प्रकृति में भी एक्सप्लेन किया गया और तरंग सिद्धांत से भी एक्सप्लेन किया गया। फिर अपने पास क्या आता है, 1678 में आते हैं। और जब ये 1678 में बताते हैं कि प्रकाश का जो सिद्धांत होता है या आयन का जो तरंग सिद्धांत होता है, यानी जो प्रकाश का संचरण होता है वो तरंग या वेव के रूप में होता है, तब फिर इस धारणा को क्या कर लिया जाता है, अस्वीकार कर लिया जाता है कि अपने पास जो भी प्रकाश का होगा वो क्या होगा, संचरण एक तरंग के रूप में होगा। और इसमें सारी टर्म को जो एक्सप्लेन करता है वो करता है अपने पास ये तरंग सिद्धांत, इसलिए अपन इसको ज्यादा वैलिड मानते हैं। ये भी वैलिड है बट इसको ज्यादा वैलिड माना जाता है क्योंकि तरंग सिद्धांत पे आपके ऑप्टिक्स के सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे प्रैक्टिकल, सारे थ्योरी सब कुछ सही मानी जाती है। तो वो किसमें मानी जाती है अपने पास, हॉलैंड के जो आइगन का तरंग सिद्धांत है उस पर मानी जाती है। क्लियर। फिर अब अपने पास आया कि अपने पास जो 1873 में आता है मैक्सवेल, और उन्होंने क्या माना कि उन्होंने कुछ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट या थ्योरेटिकल पोस्टुलेट देके माना कि जो प्रकाश है या जो प्रकाश की किरण है वो क्या एक तरह से विद्युत चुंबकीय किरण है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा कि इसका कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है कि यदि आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यदि आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत होगा। मान लेता हूं कि यदि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो आप जानते हो कि जो ई होता है और जो बी होता है वो एक दूसरे के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वो कौन बताता है आपके पास, मैक्सवेल इक्वेशन बताता है जो मैक्सवेल ने बताया था। क्लियर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आज आपका एक बेसिक कंसेप्ट था। अब कल से अपन एक प्रॉपर सिलेबस को लेते हुए कल से अपन इस बुक को स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है वेव फ्रंट या तरंगाग्र, वो अपन पढ़ेंगे। तो जिसने को भी आपको कोई भी नया स्टूडेंट है उसको यदि ये बैच ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकता है। और पूरी ऑप्टिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को समझाते हुए, हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया जाएगा। और किसी को भी कोई डाउट रहता है तो उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसके साथ ही आपके पास सुविधा है कि आप ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन भी कर सकते हो। आपकी वीक या 2 वीक में आपकी एक मीटिंग भी रखी जाएगी, उस मीटिंग में आपका ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन भी होगा। तो अपन एक दूसरे से बात भी करेंगे, आपका कोई डाउट होगा तो वो क्लियर भी करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस ऑप्टिक्स को पढ़ना है। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखाने का काम है क्या, वैसे थ्योरी लिखने का काम तो इसमें तो आपको पड़ेगा नहीं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड तो कुछ पूछा नहीं जाता। तो ये आप एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो और नोट के रूप में लिख लो। इसमें लिखना क्या है कि न्यूटन का कणिकावाद यदि लिखना हो तो लिख लो, मैं 2-4 मिनट में आपको लिखा देता हूँ, ज्यादा है नहीं, लिख लो एक बार, लिख लो ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। वैसे तो मैं जो प्रॉपर अपन पढ़ेंगे वो नोट्स में तो सब कुछ लिखेंगे, लिखते हुए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसको भी आप लिख लीजिए, मैं नोट्स में लिखा देता हूँ एक बार, इंट्रोडक्शन करके लिख लो। इसमें लिखिए, इसमें 1675 में, सन 1675 में न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत दिया गया। सन 1675 में न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत दिया गया जिसमें प्रकाश का संचरण, जिसमें प्रकाश का संचरण एक सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, जिसमें प्रकाश का संचरण एक सूक्ष्म कणों के रूप में होता है, जिसमें प्रकाश का संचरण एक सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। और इन कणों की संख्या असंख्य तथा अदृश्य होती है। इन कणों की संख्या देखो, इस ये जो कण निकलते हैं तो इसको अपन कहते हैं असंख्य, इसको गिना भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। तो ये केवल एक महसूस किया जा सकता है जिससे अपन वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये कण कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं और अदृश्य होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी आपको लिखना हो तो लिख सकता हूँ कि जो सूक्ष्म कण होंगे, क्या होंगे आपके पास, सूक्ष्म कण होंगे, वो क्या होंगे आपके पास, असंख्य होंगे। और क्या होंगे आपके पास, अदृश्य होंगे। क्या होंगे, असंख्य होंगे और अदृश्य होंगे। क्लियर। तो यहां पे लिख लीजिए, लिख लीजिए यहां पे, यहां पर यह सूक्ष्म कण असंख्य तथा अदृश्य होते हैं।
यहाँ पर यह सूक्ष्म कण असंख्य तथा अदृश्य होते हैं। इनको कणिकाएं कहते हैं। इनको कणिकाएं कहते हैं। इनको कणिकाएं कहते हैं। कणिकाएं का इंग्लिश मीनिंग होती है कॉर्पस। कॉर्पस, ठीक है। इनको कणिकाएं कहते हैं। और ये कणिकाएं प्रकाश के वेग में सभी दिशाओं से चलती है। और ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में चलती है। और यह कणिकाएं प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में चलती है। इस सिद्धांत के द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। इस सिद्धांत के द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, परावर्तन और अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, यानी इस सिद्धांत से केवल सफलतापूर्वक व्याख्या किसकी हो पाई, इसकी हो पाई। हालांकि इसने ट्राई तो किया, ध्रुवण भी समझाने का ट्राई किया, व्यतिकरण भी समझाने का ट्राई किया, विवर्तन समझाने का भी ट्राई किया, बट ये सारे किस बेस पे होंगे, ये सारे होंगे तरंग के बेस पे। तो मैं कह सकता हूं कि इसको सफलतापूर्वक नहीं समझा पाया। इसने ट्राई की बट वो समझाने में क्या रहा, असफल रहा। तो इसलिए इसको क्या कर लिया जाता है, इस सिद्धांत को अस्वीकार कर लेते हैं और इसको वैलिड बनाया जाता है। तो इसमें लिखिए, यह सिद्धांत परावर्तन तथा अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, लेकिन ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन को नहीं समझा सका। लेकिन ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन को नहीं समझा सका। लेकिन ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन को नहीं समझा सका। फिर नई लाइन से लिखो, फिर सन 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगन ने एक सिद्धांत दिया। सन 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगन ने एक सिद्धांत दिया जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अनुसार प्रकाश का संचरण, इसके अनुसार प्रकाश का संचरण एक तरंग के रूप में होता है। इसके अनुसार प्रकाश का संचरण एक तरंग के रूप में होता है। इसके अनुसार प्रकाश का संचरण एक तरंग के रूप में होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ये तरंगे ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में अर्थात ये तरंगे ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। अर्थात ये तरंगे ईथर माध्यम में, ईथर नाम के माध्यम में या ईथर काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। क्योंकि इन्होंने क्या माना कि जो प्रकाश होता है उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम माना जो क्या था, ईथर माध्यम था, जो क्या होता है, भारहीन होता है और सभी दिशाओं में गतिशील भी हो सकता है। तो वहां उसका नाम है ईथर माध्यम। तो ये तरंगे ईथर नाम के काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। और इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि यह भारहीन है। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि यह भारहीन है। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना गया कि यह भारहीन है। यह भारहीन है तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है तथा इसमें प्रकाश
तरंग के संचरण के सभी गुण होते हैं तथा इसमें प्रकाश संचरण के सभी गुण होते हैं। जो जो प्रकाश की प्रॉपर्टी है वो सारी इसमें भी होती है, इस ईथर माध्यम में भी होती है, इसलिए इसे अपन काल्पनिक माध्यम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी मीडियम है। फिर लिखो सन 1873 में, नहीं इसमें एक लाइन और लिख लो, सॉरी, इसमें लिखो कि इस सिद्धांत के द्वारा या हाइगेन के तरंग के सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। फिर लिखो थर्ड पॉइंट नई लाइन से, सन 1873 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जेम्स क्लार्क ये नाम है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सन 1873 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों की सहायता से प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग माना। प्रकाश तरंग को या प्रकाश की किरण को विद्युत चुंबकीय किरण या विद्युत चुंबकीय तरंग माना। जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं, और यह भी प्रकाश के वेग से निर्वात में गमन करती है। तो ये आपके पास क्या था, आज की एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है। तो आपके जो ऑप्टिक्स जो ग्रेजुएशन लेवल की स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। तो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन आता है, 1675 में आने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन है, कणिकावाद का सिद्धांत दिया। प्रकाश का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, कैसे, एक मुक्त या असंख्य कण या अदृश्य कण के रूप में होता है। बहुत सारे कण निकलते हैं जो अपन को दिखाई नहीं देते, जो क्या होते हैं, जिनकी संख्या भी अनगिनत होती है। तो मैं कह सकता हूं कि वो कणीय प्रकृति को शो करता है। और यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन की तो सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, लेकिन परावर्तन ध्रुवण व्यतिकरण को सफलतापूर्वक नहीं समझा सका। इसलिए ये नियम क्या मान लिया जाता है, अस्वीकार मान लिया जाता है। यह थ्योरी क्या मान ली जाती है, अस्वीकार हो जाती है। सेकंड आता है हॉलैंड के वैज्ञानिक 1678 में, जिसका नाम है हाइगन, और हाइगन का सिद्धांत का नाम है हाइगन का तरंगीय सिद्धांत। ये कहता है कि प्रकाश का संचरण होता है वो एक तरंग के रूप में होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो तरंग के रूप में जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसने जो सफलतापूर्वक व्याख्या की वो किसकी की, ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन। यानी ये जो सफलतापूर्वक व्याख्या करने वाला है वो कौन है, हाइगन है। तो इसलिए यहाँ पे इसको अस्वीकार माना था। बाकी इसमें भी कुछ न कुछ ट्राई की, बट ये सफलतापूर्वक नहीं कर पाया, क्योंकि एक थ्योरी होती है वो अस्वीकार या इनवैलिड जब भी मानी जाती है जब आगे वाला क्या करता है, उसको कुछ नई टर्म में एक्सप्लेन कर लेता है। यानी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका और इसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो ये वाली क्या मानी गई, वैलिड मानी गई। फिर इन्होंने यही बताया कि प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, तो इन्होंने एक माध्यम माना जिसका नाम था ईथर माध्यम। ये काल्पनिक माध्यम था जो बाहरीन होता है, सभी पदार्थों में भी प्रवेश कर सकता है, सभी दिशाओं में भी गतिशील होता है। फिर इसके बाद आता है अपने पास 1873 में, जिसका नाम है क्लार्क मैक्सवेल, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंग का कंसेप्ट देते हैं। तो ये मानते हैं कि जो लाइट होती है वो भी एक ईएम वेव की फॉर्म में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। तो ये आज अपनी एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो कल से अपन एक प्रॉपर रेगुलर एक सिलेबस, बुक का जो सिलेबस है जिसका तरंगाग्र का नाम का टॉपिक है कि तरंगाग्र क्या होता है, वेवफ्रंट क्या होते हैं, वेवफ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं, वो अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन। और यदि आपके साथ कोई क्लासमेट हो, नए स्टूडेंट हो, तो उनको यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी अपन एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए, यह अपनी ट्राई रहेगी। और अच्छे से अच्छा अपन कवर करेंगे, विद न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है।
तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यह वीडियो डेमो क्लास के लिए है, तो ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल कराया जाएगा। और अपनी जो लाइव क्लास है वो टीचमेंट वाली ऐप पे चल रही है, मैंने क्लासरूम आईडी आपको दे रखी है। और भी कुछ आपको पूछना हो मुझे तो ये मेरा क्लास का नंबर है, जो आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो, 7877763112। तो ये अपने क्लास का नंबर है, तो आप मुझे फोन करके, कॉल करके, मैसेज से जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना हो कोर्स के बारे में, तो आप फोन या कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन वापस कल शाम को 5 बजे। आप सभी को धन्यवाद।